Hello guys, welcome to NKL classes. My name is नवल किशोर लोधी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और ऐसे जो कि JBS हेल्डेन के द्वारा लिखा गया है। तो इस ऐसे का नाम है द लॉज ऑफ नेचर, राइट, मतलब प्रकृति के नियम। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो JBS हेल्डेन के द्वारा इसे 1962 में पब्लिश किया गया था। अब जानते हैं कि इस पर्टिकुलर ऐसे में JBS हेल्डेन के द्वारा क्या व्यू दिए गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि JBS हेल्डेन ने कहा कि पर्टिकुलरली अगर हम लॉ को कंसीडर करें देन देयर आर 3 टाइप्स। अगर हम लॉ की बात करते हैं तो 3 प्रकार होंगे उसके, और पहला होगा ह्यूमन लॉज। ह्यूमन लॉज को डिफाइन करते हुए JBS हेल्डेन ने कहा कि ह्यूमन लॉ का मतलब होता है वो सभी लॉ या फिर वो सभी कानून जो कि किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर किसी एक किंग या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा पास किए जाते हैं। मतलब अगर किसी भी एक अथॉरिटी या किंग के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एप्लीकेबल हों, किसी एक पर्टिकुलर सीमा के लिए एप्लीकेबल हों, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल हों, तो वो सभी ह्यूमन्स लॉ कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पर अगर देखें तो अभी एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, राइट। अब दिल्ली में अगर कोई लॉ बनता है स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए तो वो केवल और केवल दिल्ली के लिए ही अप्लाई होगा। अगर उत्तर प्रदेश में कोई लॉ बनता है तो वो केवल और केवल यूपी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। सेम इसी प्रकार से अगर केरल में कोई लॉ बनता है तो वो केवल और केवल केरला के लोगों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल तक का मैटर हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर आप कोई भी अगर यूनियन लेवल पर कोई लॉ बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो पूरी कंट्री मतलब ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर और जो अदर कंट्रीज हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो JBS हेल्डेन ने बताया कि ह्यूमन लॉज बेसिकली एक पर्टिकुलर टेरिटरी में या फिर एक पर्टिकुलर डेफिनेट रीजन में एप्लीकेबल होंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पर अगर आप इन्हें जनरली फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि किसी प्रकार की आपको पनिशमेंट फेस करनी पड़े। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक लॉ बनाया गया जो कि GST कहलाता है, राइट। अब GST को लॉ के रूप में जब से कन्वर्ट कर दिया, GST एक्ट जब से लगा है तब से GST फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं और ये सभी चीज़ें हर एक लॉ का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे लॉ पढ़े होंगे जो कि पहले थे लेकिन अब नहीं है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो कहूँगा कि जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास में पहले था लेकिन एट प्रेजेंट अब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो पहले था जो अब नहीं, मतलब इसे हटा दिया गया है। तो ह्यूमन लॉ को एक पर्टिकुलर टाइम तक एप्लीकेबल किया जाता है और उसके बाद में रिपील कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ को और आगे डिफाइन करते हुए JBS हेल्डेन ने बताया कि एंशिएंट टाइम में खासतौर से जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी या फिर बहुत समय पहले की अगर हम देखें तो बहुत समय पहले या फिर प्रिमिटिव टाइम पीरियड में जो लॉ थे उन्हें बेसिकली कस्टम्स कहा जाता था और जो कस्टम थे वो ही एक प्रकार से लॉ थे। कस्टम का मतलब होता है एक प्रकार से रीति रिवाज और कस्टम्स और लॉ में अलग से कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता था। और ये तो आप भी जानते हैं कि कस्टम्स को चेंज करने लगभग इम्पॉसिबल है और या फिर अगर उनमें चेंजेस होते भी हैं तो वो बहुत एक लंबे टाइम के बाद होते हैं और बहुत ही माइनर चेंज आते हैं, राइट। तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि जो कस्टम में चेंजेस आते हैं वो बहुत ही अधिक माइनर होते हैं जिन्हें आप हो सकता है कई बार इग्नोर भी कर दें या फिर आपको एहसास ही नहीं होता है कि उनमें कोई चेंजेस आया भी है, राइट, क्योंकि वो बहुत ही अधिक स्लो होते हैं। वहीं पर अगर आप देखें अभी प्रेजेंट टाइम में कस्टम्स अलग होते हैं और लॉ अलग होते हैं। जैसे कस्टम्स हम अपने हर एक पर्टिकुलर कल्चर में अलग अलग कस्टम्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। और उस जैसे यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अब इंडिया में नॉर्थ इंडिया में अलग कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में कुछ अलग कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, ईस्टर्न इंडिया में
कुछ अलग कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, साउथ इंडिया में कुछ अलग कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो लॉ है, राइट, जो यूनियन लॉ है वो ऑल ओवर कंट्री में एप्लीकेबल होता है। तो ये यहाँ पर ह्यूमन लॉ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि ये बेसिकली पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेगा और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये रिपील हो जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा या फिर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जैसे इस पर्टिकुलर मॉडर्न एज में या फिर अभी जो प्रेजेंट टाइम हम जिसमें जी रहे हैं, इसमें लॉ को हटाया जा सकता है, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में या तो लॉ अपने आप ही एप्लीकेबल नहीं रहता या फिर आप उसे हटा सकते हैं, खासतौर से उसका भी कोई प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर हम प्रिमिटिव टाइम पीरियड की बात करें तो प्रिमिटिव टाइम पीरियड में कस्टम्स थे और बेसिकली उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। तो इसकी शुरुआत हुई है ग्रीक सोसाइटी में, राइट। जो ग्रीक कम्युनिटीज़ थी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और जो पहले के लॉ थे जो कि खासतौर से बहुत ही अधिक रिलीवेंट नहीं थे या फिर बहुत ही अधिक बेनिफिशियल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रॉब्लम्स आने लगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उन्हें फिर चेंज करने की या फिर उन्हें रिप्लेस करने की या फिर उन्हें रिपील करने की जो शुरुआत थी वो ग्रीक कम्युनिटी से हुई, राइट। ये पर्टिकुलर इस ऐसे में इन्होंने बताया है। दूसरे लॉ की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ का मतलब होता है एक प्रकार से ये डिक्रीज होती हैं जो कि गॉड के द्वारा इशू की जाती हैं। जैसे एक मैं आपको डिवाइन लॉ बताता हूं जो कि इसी ऐसे में एग्जाम्पल दिया है। एक जीवीएस हेल्डेन ने एक डिवाइन लॉ का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि एक प्रकार से लॉ है, मतलब एक डिवाइन लॉ है कि कोई भी रिलीजन हो या फिर कोई भी कंट्री हो, कहीं पर भी हो, एक प्रकार से आप कंसीडर करें, कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की जो सिस्टर है, मतलब एक प्रकार से जो सिबलिंग है, अपनी सिस्टर से आप मैरिज नहीं कर सकते, राइट। मतलब आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से इन्होंने आगे और डिस्क्राइब किया कि ये मुझे खुद भी नहीं पता है, मतलब ये जेवीएस हेल्डेन ने कहा है कि ये जेवीएस हेल्डेन को खुद को नहीं पता है कि आखिरकार ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो कमांड है ये गॉड के द्वारा दी गई है या फिर किसी एक मैन के द्वारा दी गई है। हालांकि हम उसे डिवाइन लॉ के रूप में कंसीडर करते हैं, हालांकि इसके कुछ साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी तक प्रूवन नहीं है। और इसे आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इसी के साथ साथ ये भी लॉ हमें दिया गया है या फिर हमारे कस्टम्स में है या फिर हमारे कल्चर्स वगैरह में है कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी नीस से शादी नहीं कर सकता। नीस का मतलब भतीजी या फिर भांजी होता है, राइट। तो एक तो आप अपनी खुद की बहन से शादी नहीं कर सकते और दूसरा एक नीस मतलब भतीजी या फिर भांजी से शादी नहीं कर सकते। हाँ, अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि अगर आप इस्लामिक रिलीजन को देखें, मतलब इस्लाम रिलीजन को देखें, राइट, और या फिर क्रिश्चियनिटी में देखें तो वहाँ पर सिस्टर्स से शादी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर ध्यान रखिए, सिस्टर से शादी हो जाने का मतलब सिबलिंग से नहीं, कजिन सिस्टर होती हैं या फिर जो क्रॉस कजिन सिस्टर होती हैं उनसे शादी हो जाती है, राइट। जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ तो जो मेरी सगी बहन है उससे शादी नहीं हो सकती, लेकिन जो चचेरी बहन है या फिर जो मामा की लड़की है, जो फूफा की लड़की है, जिसे हम क्रॉस कजिन सिस्टर कहेंगे, उनसे शादी पॉसिबल है। लेकिन एक ही माता पिता की संतान से शादियाँ किसी भी रिलीजन में नहीं होती हैं, राइट। तो ये एक प्रकार से डिवाइन लॉ है। इसके बाद में इन्होंने आगे डिस्क्राइब किया नेचुरल लॉ, राइट। अब यहाँ पर नेचुरल लॉ को डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने बताया कि नेचर में बहुत सारे हालांकि लॉ हैं और नेचर में जितने भी लॉ हैं उन सभी को दो कैटेगरीज में बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया। तो सबसे पहली कैटेगरी अगर मैं कहूँ तो दैट इज क्वालिटेटिव लॉ। अब क्वालिटेटिव लॉ को डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो कि हम नेचुरल लॉ के रूप में या फिर लॉ ऑफ नेचर के रूप में कंसीडर करते हैं, जो कि एक प्रकार से हमें जर्नलाइजेशन देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, दो एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट, उन्होंने एग्जांपल दिया कि जितने भी पक्षी होते हैं, खासतौर से जिनके पंख होते हैं, उन सभी की चोंच होती है, राइट। पहला उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि जितने भी पक्षियों के पंख होते हैं उन सभी की चोंच होती है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे इस पर्टिकुलर अर्थ पर या फिर इस पर्टिकुलर हमारे प्लानेट पर अगर आप देखें तो थाउजेंड्स ऑफ
बर्ड्स हैं, राइट। मतलब हजारों और लाखों की संख्या में पक्षियों की प्रजातियां हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी भी पक्षी के पंख हैं उसकी चोंच ही होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं या फिर ऐसी बहुत सारी टाइप्स हैं बर्ड्स के जिनके पंख हैं और साथ ही साथ चोंच ना होकर के दांत होते हैं, राइट। तो ये एक जनरलाइजेशन था जो कि JBS हेल्डेन ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो नेचर के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं वो हमेशा ट्रू हों, हो सकता है कि वो इनएक्यूरेट हों। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी दिया इसी चीज़ को आगे वेरीफाई करते हुए, आगे क्लैरिफाई करते हुए, कि क्वालिटेटिव लॉ में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी लॉ क्वालिटेटिव लॉ में डिस्क्राइब किए गए हैं नेचर के रिगार्डिंग वो ट्रू हों। भले ही वो ट्रू ना हो लेकिन फिर भी आपको एक जनरल आइडिया अवश्य दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सभी पक्षियों की चोंच होगी जिनके पंख होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पक्षी जिनके पंख होते हैं उनकी जनरली चोंच आपने देखी होगी। सेम उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल दिया इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि हमारे अर्थ पर, खासतौर से अगर हम अर्थ की बात करें या फिर हम इस प्लानेट की बात करें, तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो मानव हैं उन सभी के 2 कान होते हैं, राइट। 2 कान होते हैं, ध्यान से समझिए। अब ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि लाखों में एक या फिर करोड़ों में एक या हजारों में एक, हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसका एक ही कान हो या फिर एक से मतलब 2 से अधिक कान हो, वो बाय नेचर हो सकता है, राइट। जैसे एक और मैं हालांकि मैं अपने तरफ से एक एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ ताकि और अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। ये आपने ये जनरली नोटिस किया होगा, मुझे नहीं लगता कि शायद हम में से किसी ने ही ये पहले कभी सुना होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसके 2 या 2 से अधिक कान हो, मतलब 2 से अधिक कान हो या 2 से कम कान हो। लेकिन हाँ, ये अवश्य देखा होगा, जनरली अगर मैं कहूँ तो हर एक व्यक्ति के हाथों में, दोनों हाथों को अगर मिलाया जाए तो 10 उंगलियां होती हैं, राइट। मतलब 10 फिंगर्स होती हैं दोनों हाथों में अगर काउंट किया जाए। लेकिन ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके हाथों में एक हाथ में 5 से अधिक उंगलियां होती हैं, तो दोनों हाथों में या तो 11 उंगलियां होंगी या हो सकता है 12 उंगलियां हों। तो एक जनरल आइडिया क्या होता है कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव हैं, उन सभी के दोनों हाथों को मिला लिया जाए तो 10 उंगलियां होती हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि कुछ लोगों की 11 या फिर 12 उंगलियां होती हैं। तो यहाँ पर ये भले ही जो क्वालिटेटिव लॉ हैं वो हमेशा ट्रू ना होते हों, लेकिन हमें एक जनरल आइडिया अवश्य देते हैं। दूसरा, इन्होंने नेचुरल लॉ या फिर लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हुए दूसरी कैटेगरी बताई है इन्होंने क्वांटिटेटिव लॉ की। क्वांटिटेटिव लॉ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि यहाँ पर अगर जैसे हम वाटर एंड मरकरी को देखें तो वाटर अगर देखें तो JBS हेल्डेन ने बताया कि वाटर एटलीस्ट 6 सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है, मतलब 6 तत्वों से मिलकर के बना होता है। अगर आप इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो हम इसे लिखते हैं H2O, राइट। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है आपका ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें भी और इन्होंने आगे बताया कि ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जो एटम मिल रहे हैं वो हो सकता है कि हैवी हो, वो हो सकता है कि लाइट हो, या फिर जो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो लाइट या हैवी हो सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल का यहाँ पर एडिशन हो रहा है, मतलब जो आपस में मतलब मिल रहे हैं और फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन बन रही है जिससे वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में चेंजेस आता है, जैसे अगर आप एक बार सभी के सभी मॉलिक्यूल्स और एटम्स को आप हैवी कंसीडर करें और एक बार सभी को लाइट कंसीडर करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाटर की डेंसिटी होगी वो दोनों ही केसेस में अलग अलग होगी, राइट। हालांकि ये जो प्रोपोर्शन होगा या फिर जो ये डिफरेंस होगा ये बहुत अधिक नहीं होगा, बट मैथमेटिकली अगर आप देखें तो यस, थोड़ा बहुत डिफरेंस अवश्य होगा। दूसरा, इन्होंने बताया कि सेम इसी प्रकार से अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी में भी बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर के बनती है और इसकी भी डेंसिटी डेफिनेट नहीं होती है। हालांकि अगर आप देखें केमिकल कंपोजिशन हमने हमेशा यही पढ़ा है कि H2O होता है, हम यही जानते हैं कि हाँ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना देते हैं। अब ये चीज़ उन्होंने और आगे डिस्क्राइब की कि जो हाइड्रोजन है वो भी तो हैवी या फिर लाइट हो सकती है, या फिर जो ऑक्सीजन है वो भी तो हैवी या लाइट हो सकती है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस प्रकार की हैं, या इससे ये
आगे क्लियर होगा कि उस वाटर की डेंसिटी क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर ये डेंसिटी को इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्मल वे में अगर इसकी जो डेंसिटी है वो तो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव लॉ है वो भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सही ही हो, लेकिन हाँ हमें अभी भी देखो एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि आपने देखा होगा कि जब हमारे पास में कोई एक बहुत बड़ा नंबर होता है और अगर उसमें डेसिमल वैल्यू दी गई हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट तक कंसीडर करते हैं, मतलब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक हम उसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई कि डेंसिटीज फिर भी देखो डेफिनेट नहीं है वाटर और मरकरी की, क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है, जिनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो जिस प्रकार के सब्सटेंसेस से मिलकर के बनता है उन पर डिपेंड करेगी इनकी डेंसिटीज, राइट। अब यहाँ पर यही चीज़ और आगे अगर मैं कहूँ तो इसी को और आगे एक्सप्लेन किया है। इसी ऐसे में इन्होंने कुछ पर्टिकुलर फिजिसिस्ट के नाम दिए हैं, जिनमें सबसे पहले तो मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा जेफरीज के विचार, राइट। तो जेफरीज जिन्होंने अपने एक लेक्चर में यहाँ पर एक प्रकार से इन्होंने ये चीज़ें क्लैरिफाई की थी ऑक्सफोर्ड में 1939 में। इन्होंने ये कहा कि अगर बेसिकली जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ नेचर के रिगार्डिंग अलग अलग लोगों के द्वारा अगर थ्योरीज दी जाती हैं और वो थ्योरीज अगर आपस में कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं तो वो एक प्रकार से बॉक कंसीडर की जाती है, मतलब उनका कोई यूज नहीं होता है, राइट। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि H2O की डेंसिटी पर्टिकुलर कुछ भी मान लीजिए A मान लीजिए, राइट, A होती है। अब मेरे अलावा दूसरा कोई साइंटिस्ट आया और उन्होंने कहा कि नहीं H2O की डेंसिटी तो B होती है, राइट। तो मेरा रिजल्ट कुछ और आ रहा है और अगले साइंटिस्ट का रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो हमने मतलब मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया फिर अगले साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किए वो तो हमने जितने भी मेथड यूज किए हैं, जो टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, जो प्रोसीजर या फिर प्रोसेस फॉलो किए उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं अपनी जगह सही हो सकता हूँ और अगला जो साइंटिस्ट है, अगला जो ऑब्जर्वर है वो अपनी जगह सही हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने इसी चीज़ को आगे क्लैरिफाई करते हुए कहा कि यहाँ पर जो ओल्ड व्यू था इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रडिक्टरी थ्योरीज के रिलेटेड कि देखो हर एक व्यक्ति जो कुछ भी ऑब्जर्व करता है अगर किसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू तो वो डेफिनेटली अपनी जगह सही है, वो एब्सोल्यूट है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार के फॉर्मूले को या फिर किस प्रकार के मेथड प्रोसीजर को फॉलो किया है। और हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट को ड्रॉ आउट करने के लिए आपने जो मेथड फॉलो किया है वो इनकरेक्ट हो, राइट। या फिर अगर मैं कहूँ तो एक इनएक्यूरेट अगर फॉर्मूले के थ्रू अगर किसी चीज़ को आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर रिजल्ट आपके डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं ही सही हूँ, दूसरा कुछ कह रहा है तो वो ही सही है। हो सकता है हम अपनी जगह सही हों, लेकिन ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या दोनों के मेथड्स, इक्विपमेंट्स और इसके अलावा टूल्स या जो कुछ भी अदर थिंग्स उन्होंने यूज किए हैं अपने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में वो सेम है या नहीं, राइट। या फिर किसी ने हो सकता है कि कोई फॉल्टी मेथड किया हो या फिर किसी से कुछ मिस्टेक हो गई हो उस पर्टिकुलर टेस्टिंग के दौरान या फिर उस पर्टिकुलर एक प्रकार से अगर मैं कहूँ प्रैक्टिकल के दौरान, राइट। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने बताई। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अगर हम यहाँ पर अब इसी पर्टिकुलर जो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज के रिगार्डिंग इन्होंने एक न्यू व्यू दिया कि अगर हम जैसे अलग अलग पर्सन्स, अलग अलग ऑब्जर्वर्स अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, राइट। तो एक ही पर्टिकुलर अगर थिंग पर अगर बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हो सकता है कि उनके आपस में जो थ्योरीज होंगी उनके बेसिस पे जो आप थ्योरीज क्रिएट करेंगे वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हों। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली नंबर ऑफ थ्योरीज को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद में फिर एक जनरल आइडिया हमें मिल जाता है और फिर हम आगे नेक्स्ट वन जो निष्कर्ष निकलेगा उसे एक प्रकार से बहुत ही अधिक हाईली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ पर एक सीरीज लिखूँ जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर मैं यहाँ पर डॉट 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 लगा दूँ तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर अगला नंबर 14 आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने एक ऑब्जर्वेशन लगा ली है कि हर बार +2 हो रहा है, राइट।
2 प्लस हो रहा है मतलब 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, मतलब फिर उसके बाद 12। अब ऑब्वियस सी बात है अगर +2 हो रहा है तो 12 के बाद में क्या आएगा, 14 आएगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हमेशा 14 ही आएगा। क्या पता कहीं मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया, या फिर मैंने 15 लिख दिया, या फिर हो सकता है 13.5 लिख दिया, राइट। लेकिन एक जनरल एजम्पशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यू व्यू है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने यही कहा कि अगर आप एक ही पर्टिकुलर थिंग पर या फिर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर कुछ थ्योरीज देते हैं कंटिन्यूअसली, तो हमें एक जनरल आइडिया मिल जाता है और फिर आगे जो नेक्स्ट वन होगा उसके लिए बहुत ही अधिक हाई प्रोबेबिलिटी हम क्रिएट कर लेते हैं, राइट। जिसे एक प्रकार से हम आगे की स्टडीज़ के लिए, आगे रेफरेंसेस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी हम एज्यूम करें या फिर जो कुछ भी नेक्स्ट वन हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो हो सकता है कि ट्रू भी हो और हो सकता है कि वो ट्रू ना भी हो। जैसे हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट क्या किया था, 14। अब हो सकता है कि ये 14 सही भी हो, और अगर मैंने 13, 15 या 13.5 लिख दिया तो हो सकता है कि फिर ये गलत हो जाए, राइट। अब इसके अलावा इन्होंने जेफरी के अलावा एक और दूसरे फिजिसिस्ट हैं जिनका यहाँ पर जेवीएस हेल्डेन ने जिक्र किया है, वो है मिलने। तो मिलने ने कुछ एक थ्योरी दी है जो कि कॉस्मोलॉजिकल रिलेटिविटी पर है। देखो मिलने जो थ्योरी दी है वो कॉस्मोलॉजिकल रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ओवरऑल यूनिवर्स में अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चीज़ों को देखें तो वो सेम दिखेंगे, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं चंद्रमा को तो अलग हो जाएगा, फिर अलग दूसरे किसी पॉइंट से देखेंगे तो अलग कुछ रहेगा, राइट। और वहीं पर दूसरा एक और इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप ओवरऑल अगर आप यूनिवर्स में देखें तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप सेंटर पॉइंट नहीं कंसीडर कर सकते या फिर एक एंडिंग पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते कि इसके बाद में अब कुछ नहीं होगा। जैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट कि जैसे हमारा प्लानेट है अर्थ, अब अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, राइट। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ के अलावा बहुत सारे अदर प्लानेट्स भी हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हजारों, अगर मैं कहूँ तो हजारों सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में है, राइट, जो कि हमारी गैलेक्सी है। अब यही अगर हम गैलेक्सीज के बियॉन्ड बात करते हैं तो हमारे यूनिवर्स में ऐसी हजारों लाखों गैलेक्सीज हैं। तो आप सोचो कि हमारा जो अर्थ है ये एक प्लानेट है और ये बहुत बड़ा है, राइट। अब ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लानेट हैं जो कि एक सोलर सिस्टम में है, और ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में होते हैं, और एक यूनिवर्स में इसी प्रकार की बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। हालांकि जो साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने जियोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है उन्हें आई थिंक यूनिवर्स के बियॉन्ड वाली भी यूनिट्स का पता होगा या फिर उनके बाद के कंसेप्ट का भी पता होगा। लेकिन जेवीएस हेल्डेन ने ये अवश्य कहा है इस पर्टिकुलर ऐसे के बिहार पर कि आप ओवरऑल यूनिवर्स में कोई भी एक पॉइंट को सेंट्रल पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में अब दूसरा कोई मैटर है ही नहीं, राइट, या फिर दूसरा कोई पर्टिकुलर प्लानेट या फिर और कोई थिंग है ही नहीं, राइट। तो हमेशा अगर आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते जाएं, एक प्लानेट होगा, फिर सोलर सिस्टम, फिर ऐसे ही कुछ, तो हो सकता है कि एक मैटर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ अवश्य कॉमन हो सकती है। जैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम पर बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट की जा चुकी हैं, और हमें बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने ड्रॉ आउट करके स्टडीज़ के रूप में बताया है। जैसे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर प्लानेट में जितने मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानेट्स हैं उनकी रिवॉल्विंग की स्पीड है क्या होगी, कब किस डायरेक्शन में किस में क्या चेंजेस वगैरह आएंगे, वो सभी चीज़ें हमें पता है। हमारे सोलर सिस्टम के अलावा हमारी जो गैलेक्सी में जितने भी अदर मैटर्स हैं उनके बारे में हमें बहुत सारे मैटर्स के बारे में नॉलेज है, उनके मूवमेंट के बारे में हमें नॉलेज है। इवन हमारी जो गैलेक्सी के बियॉन्ड मैटर्स हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज है, मतलब कुछ मैटर्स के बारे में, और आगे भी अभी स्टडीज़ ऑन गोइंग है, राइट। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं और आगे भी स्टडीज़ कर रहे हैं ताकि
उनके बीच में रिलेटिविटी मतलब एक रिलेटिविटी का कंसेप्ट एस्टेब्लिश किया जा सके, उनके मूवमेंट को या फिर उनसे रिलेटेड जो अदर प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अदर थिंग्स हैं, उन्हें और बेहतर जाना जा सके। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप फर्दर स्टडीज़ करते रहेंगे तो नेचर में जो कुछ भी आपकी अदर चीज़ें जो कि अभी तक हमने नहीं जानी है, जब कुछ नया हमें पता लगेगा तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि जो ओल्ड कंसेप्शन है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर नेचुरल लॉ भी रिपील होते हैं, लेकिन एक नई डिस्कवरी के बाद, एक नए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बाद में, या फिर एक नई थ्योरी के बाद में, या फिर एक नई हाइपोथीसिस के बाद में, राइट। तो जैसे एक इसका एग्जांपल देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के रिगार्डिंग। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गैलीलियो ने जब तक टेलीस्कोप की डिस्कवरी नहीं की थी तब तक सभी लोगों को यही लगता था कि अर्थ सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम में, और अर्थ के चारों ओर अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई तो ये वास्तव में पता लगा कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सेंटर में है सन, मतलब हमारा जो सूर्य है वो सेंटर में, और इसके चारों ओर अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो इस प्रकार के इससे पहले जितनी भी थ्योरीज दी गई थी या जितने भी स्टेटमेंट वगैरह दिए गए थे वो सभी को हमने मिथ के रूप में कंसीडर कर लिया, और अब हमने जो लेटेस्ट कंसेप्ट हैं, जो लेटेस्ट हाइपोथेसिस हैं, उन्हें एडॉप्ट कर लिया। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो हम चीज़ें मान रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले समय में भी ये उतनी ही वैलिड रहेंगी। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ न्यू हाइपोथेसिस आ जाए, कुछ न्यू थ्योरीज दे दी जाए, राइट। तो जैसे इससे पहले अगर आप देखें, जब तक हमें नहीं पता था कि हमारे अर्थ का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, तो हम हर एक पर्टिकुलर रिलीजन में अपने अपने मिथ बनाए हुए थे कि सब लोगों ने बताया था। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि जो गॉड हैं उन्होंने एडम एंड ईव को क्रिएट किया, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे और सब चीज़ें होती गई। लेकिन अगर आप हिंदू रिलीजन में देखें तो हिंदू रिलीजन की माइथोलॉजी कहती है कि गॉड ब्रह्मा ने हमारे संसार की रचना की है, और फिर उसके बाद में और चीज़ें हुई हैं, राइट। तो ये अलग अलग मिथ हैं, अलग अलग मिथ हैं। जब फिर हमने बिग बैंग थ्योरी वगैरह को आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। हालांकि जेवीएस हेल्डेन ने भी इस पर्टिकुलर ऐसे जिसका नाम है दी लॉज ऑफ नेचर, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल इन्होंने इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए या फिर इसी चीज़ को और बेहतर डिस्क्राइब करने के लिए दिए हैं, जिन्हें आप अपने रेफरेंस में लिख सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर ऐसे पर बनता है तो, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ऐसे का डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स को इस वीडियो की लिंक भेजिए, हमारे चैनल की लिंक भेजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ में आपको शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, राइट। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं मैं उनसे बस ये चीज़ कहूँगा कि ऐसे मैंने अभी यूट्यूब में मैं बेसिकली एनालिसिस मतलब एनालिटिकल डिस्क्रिप्शंस पढ़ रहा था, तो उसमें देखा था कि बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पास उसकी कोई नोटिफिकेशन आए। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही से कोई भी एक वीडियो अपलोड करता हूं या फिर कभी भी कोई लाइव क्लास देता हूं तो उसकी आपको बिल्कुल एट दी मोमेंट नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।